हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्जाम मास्टर में। आज हम बात करने वाले हैं जून 2018 में हुए कॉमर्स नेट के सेकंड एग्जाम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में किस नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बचत, निवेश और उपभोक्ता द्वारा खर्च किए जाने की उल्लेखनीय रूप से प्रभावित कर सकता है? तो आंसर है इसका सेकंड, मौद्रिक नीति। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पूंजीवाद की विशेषता नहीं है? फर्स्ट, व्यक्ति और संघ कम से कम त्याग या लागत के साथ अपने मुनाफे को अधिक से अधिक करने की आर्थिक उद्देश्य के साथ व्यवहार करते हैं। सेकंड, देश में उत्पादन के प्रमुख साधन या तो सरकार के स्वामित्व में या उनका उपयोग सरकार द्वारा नियंत्रित है। थर्ड, उत्पादक, उपभोक्ता और कर्मचारी आपस में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं क्योंकि संसाधन और अवसर सीमित है। फोर्थ है, कीमत अदृश्य शक्ति उत्पादन और उपभोग के कारकों के प्रभाव में प्रधान भूमिका अदा करते हैं। तो आंसर सेकंड। देश में उत्पादन के प्रमुख साधन या तो सरकार के स्वामित्व में है या उनका उपयोग सरकार द्वारा नियंत्रित है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में 1991 के बाद औद्योगिक नीति परिवर्तनों को की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? फर्स्ट है, निजी क्षेत्र का क्षेत्र बहुत बड़ी सतह पर विकसित हुआ है। सेकंड, सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश के द्वारा कई प्रकार के उद्यमों से आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से हट रहा है। थर्ड है, भारतीय उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति तेजी से अनावृत हुआ है। फोर्थ है, अधिकतर उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एकाधिकार या प्रधान स्थिति तथा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अर्थव्यवस्था का नियंत्रण, शीर्ष पर नियंत्रण। तो आंसर रहेगा इसका फोर्थ। औद्योगिक नीति परिवर्तनों की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बनाए जाने वाले पार्षद सीमा नियम में सम्मिलित की जाने वाली महत्वपूर्ण सूचना में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं होता है? फर्स्ट है, कंपनी का नाम और वह राज्य जिसमें यह व्यवस्थित है। सेकंड, वे उद्देश्य जिनके लिए कंपनी को निर्मित किए जाने का प्रस्ताव किया गया। थर्ड, कंपनी के आंतरिक प्रबंधन के लिए नियम, विनियम और उपनियम। फोर्थ है, कंपनी चाहे सीमित हो या सीमित के सदस्यों की देयता। तो आंसर रहेगा इसका थर्ड, कंपनी के आंतरिक प्रबंधन के लिए नियम, विनियम और उपनियम। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, अभिकथन जब आर्थिक विकास की उच्च दर और आयातों के सापेक्ष मूल्य में तीव्र गिरावट और विलंबता की अटकलें हो तो आयातों की मात्रा के बहुत अधिक होने की आवृत्ति होती है। कारण है विकास की उच्च दर यदि अन्य बातें पूर्ववत रहे, आयातों यदि अन्य बातें पूर्ववत रहे में वृद्धि के साथ जुड़ी होती है, आयातों के सापेक्ष मूल्य में गिरावट के साथ जुड़ी होती है। तो आंसर रहेगा इसका फिफ्थ का वन। ए एंड आर दोनों सही है। जब आर्थिक विकास की उच्च दर और आयातों के सापेक्ष मूल्य में तीव्र गिरावट और विलंबता की अटकलें हो तो आयातों की मात्रा के बहुत अधिक होने की प्रवृत्ति होती है। एंड आर है, विकास की उच्च दर यदि अन्य बातें पूर्ववत रहे तो आयातों यदि अन्य बातें पूर्ववत रहे में वृद्धि के साथ जुड़ी होती है, आयातों के सापेक्ष मूल्य में गिरावट के साथ जुड़ी होती है। क्वेश्चन 6 है, उपभोक्तावाद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है, उपभोक्तावाद व्यवसाय की उपभोक्ता के वैध अधिकारों की गारंटी देने और उन्हें सुनिश्चित करने की विफलता का प्रकटीकरण है। सेकंड है, उपभोक्ता संरक्षण में सरकार की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि यह केवल व्यवसाय संगठनों का हिस्सा है। थर्ड है, उपभोक्ताओं को उपभोक्तावाद अपने अधिकार की सुरक्षा करने, उनका आनंद उठाने के लिए साधन के रूप में मानना चाहिए।
फोर्थ है उपभोक्तावाद का विकास होना विपणन के लिए एक धक्का नहीं है, बल्कि यह मजरा विपणन के विकास में अगले चरण को इंगित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा सेकंड उपभोक्ता संरक्षण में सरकार की कोई भूमिका नहीं है, यह केवल व्यवसाय संगठनों का हिस्सा है। तो ये आंसर है गलत होता है, यानी कि अगले तीन आंसर सही हैं। उपभोक्तावाद व्यवसाय की उपभोक्ता के वैध अधिकारों की गारंटी देने और उन्हें सुनिश्चित करने की विफलता का प्रकटीकरण है। उपभोक्ताओं को उपभोक्तावाद अपने अधिकारों की रक्षा करने और उनका आनंद उठाने के लिए साधन के रूप में मानना चाहिए। फोर्थ है उपभोक्तावाद का विकास होना विपणन के लिए एक धक्का नहीं है, बल्कि यह सजग विपणन के विकास में अगले चरण को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में कौन सा नीति आयोग द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में शामिल नहीं है। फर्स्ट है पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण, सेकंड है त्रिवर्षीय कार्रवाई एजेंडा, थर्ड है सप्तवर्षीय कार्यनीति, फोर्थ है 15 वर्षीय सोच। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पंचवर्षीय आयोजना दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 8 है व्यवसाय के स्वामियों के व्यक्तिगत लेन देनों को भइयों में अभिलिखित नहीं किया जाता। तर्क है व्यवसाय के अस्तित्व को अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यवसायिक उद्यम को इसके स्वामियों से पृथक एक लेखांकन इकाई के रूप में जाना जाता है। तो आंसर रहेगा इसका 6 का सेकंड। ए एंड आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। व्यवसाय के स्वामियों के व्यक्तिगत लेन देनों को बहियों में अभिलिखित नहीं किया जाता। व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यवसायिक उद्यम को इसके स्वामियों से पृथक लेखांकन इकाई के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा वित्तीय गतिविधियों का एक उदाहरण नहीं है। फर्स्ट है बैंक ऋण का भुगतान, सेकंड है ऋण पत्रों पर ब्याज लाभांश भुगतान, थर्ड है सार्वजनिक जमाओं से नकदी आगम, फोर्थ है शिथिल परिसंपत्तियों का विक्रय। तो आंसर रहेगा इसका फोर्थ, शिथिल परिसंपत्तियों का विक्रय। क्वेश्चन नंबर 10 है 10th अनुमानित लागतों और मानक लागतों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन फर्स्ट है मानक लागतें वैज्ञानिक विश्लेषण और अभियांत्रिकी अध्ययनों पर आधारित होती है, जबकि अनुमानित लागतें ऐतिहासिक आधार पर आधारित होती है। सेकंड है मानक लागत का जोड़ कितनी लागत आएगी पर होता है, जबकि अनुमानित लागत का जोड़ कितनी लागत आनी चाहिए पर होता है। थर्ड है अनुमानित लागतों की तुलना में मानक लागतों को अधिक बार संशोधित किया जाता है। अब फोर्थ है अनुमानित लागतें मानक लागतों की अपेक्षा अधिक शिथिल होती है। तो 10th का आंसर है फर्स्ट, मानक लागतें वैज्ञानिक विश्लेषण एवं अभियांत्रिक अध्ययनों पर आधारित है, जबकि अनुमानित लागतें ऐतिहासिक आधार पर आधारित होती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट चालू वर्ष में ही लाभ प्राप्त करने के आशय से किया जाने वाला व्यय आगत व्यय होता है। सेकंड है ख्याति प्राप्त करने हेतु प्रदत्त की जाने वाली राशि पूंजीगत व्यय होती है। थर्ड है किसी नई मशीन के स्थापन हेतु प्रदत्त वेतन को सामान्यतः वेतन खाते में डेबिट किया जाता है। आयगत व्यय का उद्देश्य भावी अवधि में लाभ प्राप्त करना नहीं होता। तो 11th का है थर्ड, किसी नई मशीन के स्थापन हेतु प्रदत्त वेतन को सामान्यतः वेतन खाते में डेबिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स लिमिटेड ने ₹10 प्रति केजी पर ₹8 मांग की गई थी, 20 शेयर जब्त कर लिए, जिन पर जॉन ने प्रति शेयर
5 की आवेदन अमाउंट धनराशि का भुगतान किया था। इनमें से 15 शेयर प्रति शेयर ₹6 पूर्णतः प्रदत्त रूप में पार्कर को पुनः जारी की गई। संबंधित राशि को पूंजी संचय खाते में अंतरित कर दिए जाने के पश्चात अंश अपहरण खाते में शेष राशि क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा 25। एक्स और वाई अपने लाभों को 7:3 के अनुपात में अंश विभाजित करते थे। वे एक नई फर्म में 3/7 अंश के लिए जेड को शामिल करते हैं, जिसमें वे एक्स से 2/7 और वाई से 1/7 प्राप्त करता है। एक्स वाई जेड का नया अनुपात क्या होगा? तो 13 है, फोर्थ आंसर रहेगा इसका 4, 29, 11, 30। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक उच्च प्रचालन अनुपात अनुकूल स्थिति का संकेत करता है। एंड आर है, उच्च प्रचालन अनुपात गैर प्रचालनीय व्यय को पूरा करने के लिए अधिक मार्जिन प्रदान करता है। तो आंसर रहेगा इसका 14 का 3rd। ए एंड आर दोनों गलत हैं। एक उच्च प्रचालन अनुपात अनुकूल स्थिति का संकेत करता है। उच्च प्रचालन अनुपात गैर प्रचालनिक व्यय को पूरा करने के लिए अधिक मार्जिन प्रदान करता है। दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लाभ की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं। सही है कथन, गलत के बारे में सही कूट का चयन कीजिए। फर्स्ट है, लेखांकन लाभ विनिर्माण एवं उपरिव्यय दोनों के भुगतान के पश्चात बची हुई कुल आय को अधिशेष होता है। सेकंड है, आर्थिक या उच्च लाभ व्यय अवशिष्ट शेष है जो प्रबंधन की अंतरण लागतों, बीमा योग्य जोखिमों, मूल्यह्रास तथा अपने वर्तमान स्तर पर निवेश को बनाए रखने के लिए असधारकों को किए गए पर्याप्त समुदाय सहित समस्त संविदागत लागतों पूरा करने के बाद बचता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है दोनों कथन सही है। 15 का आंसर रहेगा फर्स्ट। लेखांकन लाभ विनिर्माण एवं उपरिव्यय दोनों के भुगतान के पश्चात बची हुई कुल आय का अधिशेष होता है। सेकंड है, आर्थिक या शुद्ध लाभ अवशिष्ट है जो प्रबंधन की अंतरण लागतों, बीमा योग्य जोखिमों, मूल्यह्रास तथा अपने वर्तमान स्तर पर निवेश को बनाए रखने के लिए अंशधारकों को किए पर्याप्त समुदाय सहित समस्त संविदागत लागतों को पूरा करने के बाद बचता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन सा समूह कीमत लोच गुणा कीमत में परिवर्तन और कुल लागत आय में परिवर्तन के मध्य अंतर संबंधों को भी दर्शाने के लिए गलत समूह है? शून्य है, 1 से कम, 1 के समतुल्य, 1 से अधिक। तो आंसर रहेगा इसका 16th का आंसर रहेगा 2। ये गलत समूह है, अन्य जो है ठीक है। शून्य किसको कहेंगे? कीमत लोच गुणांक शून्य होगी यदि कीमत में वृद्धि हो और आय में भी वृद्धि होगी। यदि कीमत में परिवर्तन कमी हो तो कुल आय में भी कमी होगी। शून्य तभी होगा। 1 के समतुल्य कब कहा जाएगा? जब कीमत में वृद्धि हो और इसमें कुल आय में कोई परिवर्तन ना हो, और यदि कीमत में कमी आई हो तो तब भी इसमें कोई परिवर्तन ना हो तो 1 के बराबर ही रहेगा। 1 से अधिक जब रहेगा जब कीमत में वृद्धि हो और कुल आय में कमी हो, और कीमत में परिवर्तन में कमी आई हो तब इसमें कुल आय में वृद्धि हुई हो। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन सी तटस्थ वक्र की मूलभूत विशेषता नहीं है? फर्स्ट है, तटस्थ वक्रों में ऋणात्मक ढलान होता है। सेकंड है, पूर्ण प्रतिस्थानों की दशा में तटस्थ वक्र उद्गम पर अवतल होते हैं।
थर्ड है तटस्थ अवकर एक दूसरे को नहीं काटते, नहीं एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। फोर्थ है ऊपरी तटस्थ अवकर उस्तर सतर की संतुष्टि का संकेत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा 2। अपूर्ण प्रतिस्थापनों की दशा में तटस्थ अवकर उद्गम पर अवतल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है जब श्रम को एक्स पर अंकित किया जाए तो पूंजी को एक्स वाई पर अंकित किया जाए तथा एक सम मात्रा तैयार की जाए तो निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत होगा। ए है पूंजी हेतु श्रम की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर सम मात्रा के ढाल के समतुल्य होती है। बी है पूंजी हेतु श्रम की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर श्रम की इकाइयों में परिवर्तन द्वारा विभाजित की इकाइयों में परिवर्तन की समतुल्य होती है। सी पूंजी हेतु श्रम की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर श्रम की सीमांत उत्पादकता पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता के अनुपात में होती है। तो आंसर रहेगा इसका 18 का सेकंड। आंसर सेकंड रहेगा केवल कथन सी। कौन सा कथन गलत होगा, यानी कि गलत है। यानी सही कौन से पूंजी हेतु श्रम के तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत सम मात्रा के ढाल की समतुल्य होती है। एंड बी है पूंजी हेतु श्रम के तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर सम मात्रा के ढाल की समतुल्य होती है। एंड परिवर्तन के समतुल्य होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है सूची सेकंड की मदों की सूची फर्स्ट की मदों से सुमेलित कीजिए और सही में सुमेल वाले कोड का संकेत कीजिए। ये मध्य पैमाने विस्तार की मितव्ययताओं से संबंधित है। ए है पैमाने की मितव्ययताएं, बी है आंतरिक मितव्ययताएं, थर्ड है सी है बाह्य मितव्ययताएं और फोर्थ है डी है विस्तार की मितव्ययताएं। तो आंसर रहेगा इसका 19 का थर्ड, यानी ए रिलेटेड है सेकंड से। में पैमाने की मितव्ययताएं थोक में उत्पादन द्वारा उत्पादन की लागतों को कम करने से संबंधित है और आंतरिक मितव्ययताएं रिलेटेड है किससे। आंतरिक मितव्ययताएं रिलेटेड है थर्ड। आंतरिक मितव्ययताएं तब उत्पन्न होती है जब प्रति इकाई लागत फर्म के आकार पर निर्भर करती है। एनएससी बाह्य मितव्ययताएं तब उत्पन्न होती हैं जब प्रति इकाई लागत उस उद्योग के आकार पर निर्भर करती है न कि फर्म के आकार पर। एंड विस्तार की मितव्ययताएं तब उत्पन्न होती हैं जब किसी एकल फर्म द्वारा दो संपूरक उत्पाद तैयार किए जाते हैं, तब किसी उत्पाद के विनिर्माण की विस्तार निरंतर औसत लागतों से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है जब कोई फर्म अत्यधिक स्थानापन्न माल का उत्पादन करती है निम्नलिखित में कौन सी कीमत निर्धारण नीति को अपना सकती है। फर्स्ट है हस्तांतरण कीमत निर्धारण, सेकंड है चालू दर कीमत निर्धारण, थर्ड है उत्पाद बंडलीकरण, फोर्थ है पूर्ण लागत कीमत निर्धारण। तो आंसर रहेगा इसका सेकंड चालू दर कीमत निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 21 है एक पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में कोई फर्म दीर्घकाल में आउटपुट के स्तर पर प्रचलित होती है जहां फर्स्ट है 4th। तो आंसर रहेगा इसका फोर्थ।
ए आर इज इक्वल टू एम आर हो एंड एम आर इज इक्वल टू ए सी हो और एम सी के बराबर, तो ये यहाँ पे ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वस्तु के गुणधर्मों को प्रदर्शित करने के लिए संख्याओं का निश्चय किस रूप में जाना जाता है? फर्स्ट है नामिक आंकड़े, सेकंड है क्रम सूचक आंकड़े, थर्ड है अंतराल आंकड़े, फोर्थ है अनुपात आंकड़े। तो आंसर रहेगा इसका फर्स्ट, नामिक आंकड़े। क्वेश्चन नंबर 23 है, संचयी आवर्ती वितरण वाले रेखा चित्र को कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आवर्ती बहुभुज, सेकंड है आवर्ती चक्कर, थर्ड है चाप विकर्ण, फोर्थ है पाई रेख। तो आंसर रहेगा इसका 23 का चाप विकर्ण। 24 है आंकड़ों के वर्गीकरण के मामले में उच्च स्तर सीमा वाले वर्ग को इसके अगले वर्ग की निम्नतर सीमा के रूप में माना जाता है को कहते हैं खुली श्रेणी, सेकंड है बंद श्रेणी, थर्ड है उपवर्जी श्रेणी, फोर्थ है समावेशी श्रेणी। तो आंसर रहेगा इसका थर्ड, उपवर्जी श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक मानक सामान्य प्रायिकता वितरण के लिए म्यू और मानक स्टैंडर्ड डेविएशन है। म्यू इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1, म्यू इज इक्वल टू 16 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4, म्यू इज इक्वल टू 25, स्टैंडर्ड डेविएशन 5, म्यू इज इक्वल टू 100 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 10। तो आंसर क्या रहेगा इसका? रहेगा mu is equal to 0 and standard deviation is equal to 1। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूची सेकंड की मदों को सूची फर्स्ट की मदों से सुमेलित कीजिए और सही सुमेल वाले कोड का चयन कीजिए। ए है माध्य की मानक त्रुटि, बी है जनसंख्या की माध्य की प्रकलन बिंदु का आधार, सी है अविशिष्ट परिकल्पना। अच्छा 4D है वर्णात्मक संख्या की का प्राचल मान। तो आंसर रहेगा इसका 26 का फर्स्ट। माध्य की मानक त्रुटि रिलेटेड है किससे? माध्य की निर्देशन वितरण का मानक विचलन, और बी रहेगा थर्ड से। जनसंख्या के माध्य के प्रकलन बिंदु का आधार है, माध्य के निर्देशन वितरण कुछ का माध्य है। सी है फर्स्ट, अवशिष्ट परिकल्पना रिलेटेड है h is equal to mu1 is not equal to mu2 एंड वर्णात्मक सांख्यिकी का प्राचल मान है रिलेटेड है किससे? जनसंख्या के समस्त प्रेक्षणों पर आधारित मान। क्वेश्चन नंबर 27 है, अधिभार और जीवन प्रत्याशा की मापों के बीच एक अति उच्च प्रतिलोम संबंध है, निम्नलिखित सहसंबंध गुणांक मानों में कौन सा कथन से सुसंगत है? फर्स्ट है 0.80, सेकंड है 0.20, थर्ड है 0.20, फोर्थ है 0.80। तो 27 का आंसर रहेगा फोर्थ 0.80। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूची सेकंड की मदों को सूची फर्स्ट की निम्नलिखित सुमेलित कीजिए और सही सुमेल वाले कोड का चयन कीजिए। ए है काई-स्क्वायर टेस्ट, बी है नोवा टेस्ट, सी है जेड टेस्ट, डी है टी टेस्ट। तो आंसर रहेगा इसका 28 का फोर्थ। काई-स्क्वायर रिलेटेड है किससे? वितरण की यथार्थता का परीक्षण, और बी रिलेटेड है किससे? अनोवा टेस्ट रिलेटेड है किससे? दो से अधिक प्रतिदर्श समूहों के बीच मध्य मानों के अंतरों की सार्थकता का परीक्षण। एंड जेड टेस्ट रिलेटेड है किससे? दो बड़े आकार के प्रतिदर्शों के बीच मध्य मानों के अंतर को सार्थकता का सार्थक परीक्षण। एंड डी रिलेटेड है, टी टेस्ट रिलेटेड है फोर्थ से।
जब जनसंख्या मानक विचलन ज्ञात न हो तब लघु आकार के दो प्रतिदर्शों के बीच मध्य मानों के अंतर की सार्थकता का परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूची सेकंड की मदों को सूची फर्स्ट की मदों से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर कोड का चयन कीजिए। फर्स्ट है सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेकंड है शाखा प्रबंधक, सी है फॉरमैन, डी है उत्पादन प्रबंधक। तो आंसर रहेगा इसका 29 का फर्स्ट, 29 का फर्स्ट, ए का फोर्स। सेल्स एग्जीक्यूटिव रिलेटेड है प्राचीन बल से, और बी रिलेटेड है शाखा प्रबंधक रिलेटेड है मध्य प्रबंधन से, एंड सी रिलेटेड है निम्न प्रबंधन से, डी रिलेटेड है किससे, उत्पादन प्रबंधक शीर्ष मध्य प्रबंधन से। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न कथनों के सही तथा गलत होने से संबंधित सही कोड का चयन कीजिए। मानव की एक खास विशेषता है कि वह योजना बनाता है। कथन सेकंड है, योजना भविष्य को नियंत्रण में रखने वाला फंदा होती है। क्वेश्चन 30 का आंसर रहेगा थर्ड। कथन फर्स्ट और सेकंड सही है। योजना भविष्य मानव की विशेषता है कि वह योजना बनाता है, सही है। योजना भविष्य को नियंत्रण में करने वाला फंदा होती है, सही है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अभिकथन है प्रबंधक प्रकारों से संबंधित सिद्धांतों का समूह है। तरकार है असमस्त प्रकार के संगठनों के संचालन के लिए प्रबंधन आवश्यक है। तो आंसर रहेगा इसका सेकंड, ए एंड आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए एंड प्रबंधन प्रकारों से संबंधित सिद्धांतों का समूह है। समस्त प्रकार के संगठनों के संचालन के लिए प्रबंधन अति आवश्यक है, ठीक है, दोनों सही व्याख्या नहीं है, प्रबंधन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सूची सेकंड की मदों को सूची फर्स्ट की मदों से सुमेलित कीजिए तथा सही कोड का चयन कीजिए। फर्स्ट है भौतिक मानक, बी है लागत मानक, सी है आय मानक, डी है कार्यक्रम मानक। तो आंसर रहेगा इसका फर्स्ट। भौतिक मानक रिलेटेड है किससे, प्रति इकाई उत्पादन के श्रम घंटे से, और लागत मानक रिलेटेड है किससे, प्रति इकाई सामग्री लागत से। आय मानक रिलेटेड है किससे, प्रति ग्राहक औसत विक्रय से। कार्यक्रम मानक रिलेटेड है किससे, उत्पादन का सही समय निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में कारपोरेट गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है, प्रत्येक कंपनी को किसी व्यक्ति या फर्म की अंकेक्षक के रूप में नियुक्त करना आवश्यक होता है। सेकंड है, समांतर निदेशकों को वर्ष में कम से कम 3 बैठकों में भाग लेना आवश्यक है। थर्ड है, कुछ श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली कंपनियों के लिए एक या एक से अधिक महिला निवेशकों की संतुष्टि की जाती है। फोर्थ है, किसी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में अनुमेय निदेशकों को अधिकतम संख्या 15 से अधिक नहीं हो सकती। 33 है सेकंड, संतान निदेशकों को वर्ष में कम से कम 3 बैठकों में भाग लेना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, लोकप्रिय कथन, यदि आपके पास कुल मिलाकर एक हथौड़ा है और हर एक चीज कील की तरह दिखाई देती है तो निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है। फर्स्ट ए एच मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, बी है हेनरी फ्यूल इंडस्ट्री एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड है एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्रेडरिक हजर्ब हाइजीन थ्योरी। तो ये क्वेश्चन, ये कथन किसने कहे थे, फर्स्ट नहीं, ए एच मास्लो। यदि आपके पास कुल मिलाकर एक हथौड़ा है
और हर एक चीज कील की तरह दिखाई देती है। निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया? ये एच मास्लो, हिरार्की ऑफ नीड्स। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रक्रियात्मक नेतृत्व का सिद्धांत निम्नलिखित में किससे संबंधित है? फर्स्ट है हाइकमैन, एड वॉल्टन तथा मैकग्राथ के द्वारा। बी है बर्नार्ड एम आर्डवी टेड के द्वारा। सी है कॉन्टेज एम डोनोल के द्वारा। फोर्थ है अल्फ्रेड एम बेटी के द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट, हाकमैन एवं वाल्टम तथा मैकग्राथ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है, जब दो अलग अलग कंपनियां या एक ही कंपनी के दो प्रभाग अपने ब्रांडों को एक ही विशेष उत्पाद या प्रतिष्ठान पर प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था को कहते हैं। फर्स्ट है भिन्नक ब्रांडिंग, सेकंड है को ब्रांडिंग, थर्ड है धोरी ब्रांडिंग, फोर्थ है को ब्रांडिंग एवं धोरी ब्रांडिंग। तो आंसर रहेगा इसका 36 का फोर्थ, को ब्रांडिंग एवं धोरी ब्रांडिंग। जब दो अलग अलग कंपनियां या एक ही कंपनी के प्रभाग अपने ब्रांडों को एक ही विशेष उत्पाद या प्रतिष्ठान पर प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था को ब्रांडिंग एवं धोरी ब्रांडिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जमूरत वस्तुओं को कोई उपभोक्ता गुणवत्ता मूल्य में शायद स्टील के लिए विभिन्न स्टोरों पर खरीदने से पूर्व तुलना करना चाहता है तो उन्हें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का है सेकंड, खरीदारी वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 38 है, जब कोई कंपनी अपनी प्रत्येक एकल उत्पाद उपभोक्ता को एक अलग खंड के रूप में मानती है तो इसे कहते हैं। फर्स्ट निश विपणन, सेकंड है नैनो विपणन, थर्ड है एकल विपणन, फोर्थ है माइक्रो विपणन। 38 का है फोर्थ, माइक्रो विपणन। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में की गई निम्नलिखित परिस्थिति में उपभोक्ता के शामिल होने का स्तर उच्च नहीं होगा। फर्स्ट है उपभोक्ता सम्मिलित धन की राशि को अधिक मांगता है। सेकंड है उपभोक्ता के द्वारा महत्वपूर्ण लाभ देने की संभावना कम देखी जाती है। थर्ड सी है उपभोक्ता के पास आवश्यकता की पूर्ति करने वाले विकल्पों के बारे में सूचना की कमी हो। फोर्थ है यदि किसी उत्पाद का अधिक सामाजिक महत्व हो। तो आंसर रहेगा 39 का हमारे पास सेकंड, उपभोक्ता के द्वारा महत्वपूर्ण लाभ देने की संभावना कम देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कथन सेकंड बहुत पूर्व युग से जुड़ी एक सोच के अनुसार जब साधारणतः वस्तु की मांग पूर्ति से ज्यादा होती थी तथा व्यापार में प्राथमिक उद्देश्य मध्यम मात्रा में वस्तुओं को प्रभावशाली रूप से उत्पादन करना होता था, तब उपभोक्ता को ढूंढना तुलनात्मक रूप से एक मुख्य कार्य के रूप में देखा जाता था। कथन सेकंड है, उत्पाद उन्मुखीकरण वाली फर्म यह मानती कि उपभोक्ता तर्क संगत मूल्य वाली अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं को खोजेंगे। विशिष्ट रूप से उत्पादन में गुणवत्ता एवं मात्रा पर ध्यान केंद्रित करती है। तो आंसर है हमारे पास कथन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट कथन सही है लेकिन कथन सेकंड सही नहीं है। फोर्थ है कथन फर्स्ट सही नहीं है परंतु कथन सेकंड सही है। तो आंसर रहेगा इसका फोर्थ, कथन फर्स्ट सही नहीं है। कथन फर्स्ट सही नहीं है। फर्स्ट क्या कहता है, बहुत पूर्व युग से जुड़ी एक सोच के अनुसार जब साधारणतः वस्तु की मांग पूर्ति से ज्यादा होती थी तब व्यापार में प्राथमिक उद्देश्य मध्यम मात्रा में वस्तुओं का प्रभावशाली रूप से उत्पादन करना होता था। तब उपभोक्ता को ढूंढना तुलनात्मक रूप से एक मुख्य रूप से कार्य के रूप में देखा जाता था। तो सेकंड है उत्पाद उन्मुखीकरण वाली फर्म यह मानती कि उपभोक्ता तर्क संगत मूल्य वाली अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं को खोजेंगे, विशेष रूप से उत्पादों में गुणवत्ता एवं मात्रा में ध्यान केंद्रित करेंगे। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सूची सेकंड के मदों का सूची फर्स्ट के मदों से मिलान करते हुए
सही कोड का चयन कीजिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय विपणनकर्ताओं पर विधिक शक्तियों के प्रभाव से संबंधित है। ए है सीमा शुल्क, बी है आयात कोटा, सी है स्थानीय मात्रा नियम, डी है स्थानीय परिचालन नियम, ई है मानक एवं प्रमाणन, एफ है बहिष्कार। तो आंसर रहेगा इसका 41 का थर्ड। थर्ड यानी कि ए रिलेटेड है सेकंड से, ए रिलेटेड है सेकंड से। सीमा शुल्क टैरिफ रिलेटेड है किसी देश में प्रवेश करने वाले उत्पाद पर कर आरोपित कर घरेलू उत्पादकों को बचाना या राजस्व बढ़ाना। और बी रिलेटेड है फोर्थ से। आयात कोटा रिलेटेड है किसी भी देश में किसी विशिष्ट उत्पाद की सीमित मात्रा लाई जा सकती है जिससे घरेलू उद्योगों को बचाया जा सके या इसके बाजारों में पहुंच को बढ़ाया जा सके। और सी रिलेटेड है फर्स्ट से। स्थानीय मात्रा नियमन ये कहता है कि एक अधिनियम जो आयात करने वाले कंपनी के बारे में यह स्पष्ट करता है कि परिपूर्ण उत्पाद के घटक एवं श्रम का योगदान अनिवार्य रूप से कितना होगा। और डी रिलेटेड है सिक्स्थ से। स्थानीय परिचालन नियम रिलेटेड है रिटेलिंग कैसे, कहाँ या कब की जाए इस पर प्रतिबंध। और ई रिलेटेड है थर्ड से। ए मानक एवं प्रमाणन रिलेटेड है एक जरूरत की उत्पाद कुछ अवयव रखता है या नहीं रखता है अथवा इसका परीक्षण या प्रमाणन किया जाता है चूंकि इसे कुछ नियामक मानकों को पूरा करना होता है। एंड एफ रिलेटेड है फिफ्थ से। एफ रिलेटेड है फिफ्थ से। बहिष्कार किसी कंपनी या देश के उत्पादों की खरीद से मना कर देना। बहिष्कार किसी कंपनी या देश के उत्पादों की खरीद से मना कर देना। क्वेश्चन नंबर 42 है पूर्ववेशक, पूर्व उपागम, सी प्रस्तुतिकरण, डी विक्रय पश्चात सेवाएं। तो आंसर रहेगा इसका 42 थर्ड। पूर्ववेक से रिलेटेड है सेकंड से। अच्छा, प्रोफाइल पहचानना, आगे बढ़ना, रिकॉर्ड्स बनाना तथा सक्षमता, अहर्यता देखना व इच्छानुकूलता। बी रिलेटेड है फोर्थ से। पूर्व उपागम, सूचना, आदतें तथा प्राथमिकता। सी रिलेटेड है फर्स्ट से। सावधान, रुचि, इच्छा, कार्यान्वयन। डी रिलेटेड है थर्ड से। विक्रय पश्चात सेवाएं, असंगति कम करना, साख बनाना। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में कौन सा पूंजी ढांचा का एक उपागम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43। तो आंसर है इसका सकल लाभ उपागम। क्वेश्चन नंबर 44 है पूंजी बस्टन की निम्नलिखित विधियों में किस विधि से माना जाता है कि रोकड़ अंतर्वाह परियोजना की प्रत्याय दर पर पुनर्वियोजित किया जाते हैं। फर्स्ट है शुद्ध वर्तमान मूल्य, सेकंड है लेखांकन प्रत्याय दर, थर्ड है आंतरिक प्रत्याय दर, फोर्थ है बट्टाकृत प्रत्यावन अवधि। तो 44 का आंसर रहेगा थर्ड आंतरिक प्रत्याय दर। 45 है समतांश पूंजी की लागत ऋण की लागत से अधिक होती है क्योंकि ए ऑप्शन ए समतांश पूंजी आसानी से विक्रय योग्य नहीं होते। सेकंड है समतांश स्थायी लाभांश दर प्रदान नहीं करते हैं। समतांश का अंकित मूल्य सामान्यतः ऋण पत्रों के अंकित मूल्य से कम होता है। फोर्थ है समतांश ऋणों से अधिक जोखिम पूर्ण होते हैं। तो आंसर रहेगा इसका फोर्थ, समतांश ऋणों से अधिक जोखिम पूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है नकारात्मक शुद्ध कार्यशील पूंजी का तात्पर्य है कि दीर्घकालीन कोषों का उपयोग स्थायी संपत्तियों हेतु किया गया। बी सेकंड है अल्पकालीन कोषों का उपयोग स्थायी संपत्तियों हेतु किया गया।
थर्ड, दीर्घकालीन कोषों का उपयोग चालू संपत्तियों हेतु किया गया है। फोर्थ है, अल्पकालीन कोषों का उपयोग चालू संपत्तियों हेतु किया गया है। तो आंसर रहेगा 46 का सेकंड। अल्पकालीन कोषों का उपयोग स्थायी संपत्तियों हेतु किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंपनी के ऋणों में आनुपातिक वृद्धि करने की अंतर्निहित लागत निम्नलिखित में कौन सी होगी? कंपनी के पी अनुपात में वृद्धि होगी। सेकंड ऑप्शन है, कंपनी की प्रत्याय दर में कमी हो जाएगी। थर्ड है, नए ऋणों पर कर ढाल उपलब्ध नहीं होगी। फोर्थ है, समतांशधारी अधिक प्रत्याय की मांग करने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर रहेगा फोर्थ, समतांशधारी अधिक प्रत्याय की मांग करने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक परियोजना की लाभदायकता सूचकांक रोकड़ अंतर्भाव के वर्तमान मूल्य का निम्नलिखित में किसका एक अनुपात है? फर्स्ट है कुल रोकड़ अंतर प्रवाह, सेकंड कुल रोकड़ बही प्रवाह, थर्ड है रोकड़ बही प्रवाहों का वर्तमान मूल्य, फोर्थ है ह्रास पश्चात प्रारंभिक लागत। तो आंसर रहेगा 42 का थर्ड। 42 का थर्ड, रोकड़ बही प्रवाहों का वर्तमान मूल्य। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक असत्य है? फर्स्ट, प्रभावी लाभांश नीति धन अधिकतमीकरण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सेकंड, वॉल्टर के अनुसार एक विकासशील फर्म का अनुकूलतम पे आउट अनुपात 100% होता है। थर्ड है, प्रतिरूप इस बात पर बल देता है कि फर्म के मूल्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे फर्म लाभांश का भुगतान करती है अथवा नहीं। फोर्थ है, लाभांश निर्णय के संबंध में बर्ड इन द हैंड थ्योरी का विकास मायरन गॉर्डन द्वारा किया गया। तो आंसर रहेगा 49 का सेकंड। वाल्टर के अनुसार एक विकासशील फर्म का अनुकूलतम पे आउट अनुपात 100% पे होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में कौन सा बाउंड्री स्पैनिंग का अर्थ को ठीक ठीक व्याख्यात करता है? फर्स्ट, यह किसी व्यक्ति, फर्म या संस्थान की गतिविधियों के प्रति उसकी आवश्यकता तथा उनसे उत्पन्न उत्तरदायित्वों की स्वीकृति को संदर्भित करता है। सेकेंड, यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसकी मदद से संगठन और उसके कर्मचारी किन्हीं विशिष्ट गतिविधियों क्रियाओं के माध्यम से उनके बाह्य वातावरण से संपर्क स्थापित करते हैं। थर्ड है, यह नैतिक विज्ञान सिद्धांतों और उपकरण के नियमों को संदर्भित करता है। फोर्थ है, यह बहुसंस्कृतिवाद प्रबंधन को संदर्भित करता है। तो आंसर रहेगा इसका 50 का सेकेंड। यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसकी मदद से संगठन और उसके कर्मचारी किन्हीं विशिष्ट गतिविधियां क्रियाओं के माध्यम से उनके बाह्य वातावरण से संपर्क स्थापित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, आजकल मानव संसाधन प्रक्रिया में प्रयुक्त VRIO ढांचे का संबंध 4 कसौटियों से है। बार्नी द्वारा प्रस्तावित VRIO ढांचे की सही व्याख्या करने वाले कोड को पहचान कीजिए। फर्स्ट है वैलेंस, रिक्रूटिंग्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अपॉर्चुनिटी। और सेकंड ऑप्शन है विजन, रिवार्ड्स, इम्प्रूवमेंट्स, ऑप्शन। थर्ड है वैल्यू, रेयरिटी, इमिटेबिलिटी for organization, and fourth option है versatile, resource, information outsourcing। तो आंसर रहेगा हमारा 51 का थर्ड, वैल्यू, रेयरिटी, इमिटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 52 है, पर्यावरण किसी संगठन में ऐसे अनौपचारिक संवाद सत्र होता है जिसमें विभिन्न मुद्दों पर सूचनाएं साझा की जाती हैं। तर्क है, प्रेरण का औचित्य कर्मचारियों का संस्थान में
और संस्थान के विभिन्न पक्षों में पारस्परिक लाभ के लिए प्रभावी एकीकरण सुनिश्चित करना है। तो फर्स्ट आंसर रहेगा ए तथा आर दोनों ठीक है, आर ए को ठीक ठीक व्याख्या करता है। सेकंड अभिकथन ए तथा तर्क आर दोनों ठीक है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है अभिकथन ए ठीक कथन है, किंतु आर तर्क आर ठीक कथन नहीं है। तो आंसर रहेगा इसका 52 का फोर्थ। ए तथा तर्क आर दोनों ठीक है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। प्रेरणा किसी संगठन में ऐसे अनौपचारिक संवाद सत्र होते हैं जिसमें विभिन्न मुद्दों पर सूचनाएं साझा की जाती है। प्रेरण की औचित्य कर्मचारियों को संस्थान में अथवा संस्थान के विविध पक्षों में पारस्परिक लाभ के लिए प्रभावी एकीकरण सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निष्पादन प्रबंधन तंत्रों में प्रयुक्त श्रेणीकरण विधियों से संबंधित सूची सेकंड की मदों का सूची फर्स्ट की मदों के साथ मिलान करें तथा सही संयोजन का चयन करें। फर्स्ट है सामान्य श्रेणीकरण, बी है क्रमांतर श्रेणीकरण, थर्ड है युग्मित तुलना, फोर्थ है बलात् आवंटन। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर रहेगा सेकंड, सामान्य श्रेणीकरण रिलेटेड है संपूर्ण निष्पादन पर आधारित है, एंड बी रिलेटेड है किससे, फोर्थ है कर्मांतरण श्रेणीकरण रिलेटेड है किसी एक लक्षण अथवा लक्षणों के समूह पर आधारित जिसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की अनदेखी की जाती है। सी से थर्ड, युग्मित तुलना किसी निश्चित लक्षण के आधार पर केवल काम की मात्रा या गुणवत्ता पर आधारित है, एंड डी रिलेटेड है किससे, सेकंड से बलात् आवंटन रिलेटेड है किससे प्रत्येक समूह में पूर्व निर्धारित संख्या में लोगों पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, क्षतिपूर्ति के दो प्रमुख अनुक्षेत्र हैं, आर्थिक अवधारणा तथा मनोवैज्ञानिक अवधारणा। तर्क आर क्षतिपूर्ति आधार रूप से सेवा नियोजन अनुबंध का प्रतिनिधित्व करती है। 54 का आंसर रहेगा सेकंड, ए ठीक है, लेकिन आर ए ठीक की उचित व्याख्या नहीं है। क्षतिपूर्ति के दो प्रमुख अनुक्षेत्र हैं, आर्थिक अवधारणा तथा मनोवैज्ञानिक अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक संबंध तथा श्रम कानूनों का प्राथमिक लक्ष्य नहीं है। फर्स्ट है सामाजिक साम्य बनाए रखना, सेकंड है उद्योगों को ऋण सुविधा प्रदान करना, थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय एकरूपता, फोर्थ है आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना। तो आंसर रहेगा 55 का सेकंड, उद्योगों को ऋण सुविधा प्रदान करना प्राथमिक लक्ष्य नहीं है। सामाजिक साम्य बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय एकरूपता, आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना, ये इसके औद्योगिक संबंध है। क्वेश्चन नंबर 56 है, वास्तविक अभिकथन ये है, वास्तविक अर्थों में भारत में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी असफल रही है, एंड तर्क आर रिलेटेड है, संगठनों में अभिवृत्तिक परिवर्तन का अभाव है, श्रम संगठनों की बहुलता है तथा एकल सौदेबाजी प्रतिनिधि निर्धारित करने की प्रक्रिया अनुपस्थित है। 56 का आंसर रहेगा फर्स्ट, ए ठीक है, आर ए की ठीक व्याख्या करता है। वास्तविक अर्थों में भारत में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी असफल रही है, संगठनों में अभिवृत्तिक परिवर्तन का अभाव है, श्रम संगठनों की बहुलता है तथा एकल सौदेबाजी प्रतिनिधि निर्धारित करने की प्रक्रिया अनुपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में कौन सा नाबार्ड का कार्य नहीं है। फर्स्ट है, कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित राज्य सरकारी बैंकों एवं क्षेत्र पर ग्रामीण बैंकों आदि को अल्पावधि ऋण प्रदान करने के द्वारा पुनर्वित्त पोषण सहायता प्रदान करना।
सेकंड है प्राथमिक सहकारी समितियों और आरआरबी के अलावा अन्य सहकारी समितियों का निरीक्षण करना। थर्ड है शहरी विकास की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान को बढ़ावा देना। फोर्थ है कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी किसी भी संस्था की शेयर पूंजी में अंशदान करना या प्रतिभूतियों में निवेश करना। तो आंसर रहेगा 57 का थर्ड। निम्नलिखित में कौन सा नाबार्ड का कार्य नहीं है? शहरी विकास की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान को बढ़ावा देना, नाबार्ड का कार्य नहीं। 58 है निम्नलिखित में कौन सा वित्तीय संस्था सभी वित्तीय संस्थाओं के प्रकारों एवं प्रचालनों का एक एकल एकीकृत वित्तीय संरचना में समन्वित करती है ताकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था विकास में योगदान कर सके। फर्स्ट है IFCI, सेकंड है UTI, थर्ड है IDBI, फोर्थ है SIDBI। क्वेश्चन नंबर 58 रहेगा थर्ड IDBI। कौन सी संस्था वित्तीय संस्था सभी वित्तीय संस्थाओं के प्रकार एवं प्रचालनों का एक एकल एकीकृत वित्तीय संरचना में समन्वित करती है? IDBI। क्वेश्चन नंबर 59 है भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय एवं सरकारी राज्य सरकारों की ओर से सार्वजनिक ऋणों की देखभाल करने और नए ऋणों और ट्रेजरी बिलों को जारी करने का कार्य सौंपा गया। आर है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो फर्स्ट है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। सेकंड है ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 59 का आंसर रहेगा सेकंड, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की ओर से सार्वजनिक ऋण की देखरेख करने और नए ऋण और ट्रेजरी बिलों को जारी करने का कार्य सौंपा गया। एंड भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है एक मुद्रा की विधिक स्थिति को हटाने या छीनने की प्रक्रिया का द्योतक है। फर्स्ट है डिजिटलीकरण, सेकंड है वित्तीय समावेशन, थर्ड है विमुद्रीकरण, फोर्थ है सूक्ष्म वित्त। तो आंसर रहेगा इसका 60 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 61 है निम्नलिखित में कौन सा UTI का उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट है बचतकर्ताओं को निवेशों के प्रति सुरक्षा, तरलता और लाभदायकता के तिहरे लाभों की पेशकश करके समुदाय से बचत राशि जुटाना। सेकंड है एकत्रित की गई बचत राशि को उत्पादक आउटलेट में लगाना। थर्ड है हायर परचेज फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस के अंतर्गत इसके सदस्यों को वित्त सुविधा देना। फोर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को एक बड़ी संख्या में चुनी हुई कंपनियों में शेयरों और प्रतिभूतियों का अप्रत्यक्ष रूप से मालिक बनने का अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर रहेगा थर्ड। कौन सा UTI का उद्देश्य नहीं है? हायर परचेज फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस के अंतर्गत इसके सदस्यों को वित्त सुविधा देना, ये UTI का उद्देश्य नहीं है। UTI के उद्देश्य कौन से हुए फिर? बचतकर्ताओं को निवेशों के प्रति सुरक्षा, तरलता और लाभदायकता की तिहरे लाभों की पेशकश करके समुदाय से बचत राशि जुटाना। सेकंड है एकत्रित की गई बचत राशि को उत्पादक आउटलेट में लगाना। फोर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को एक बड़ी संख्या में चुनी कंपनियों में शेयरों और प्रतिभूतियों का प्रत्यक्ष रूप से मालिक बनने का अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 62 रहेगा निम्नलिखित में कौन सा IFCI का मुख्य उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट है लघु एवं बड़े दोनों निवेशकों को देश के शिथिल औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप व्यापक होती समृद्धि में शेयर हासिल करने के साधनों की पेशकश करना।
सेकंड, लघु क्षेत्र के उत्पादों की प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना, आधुनिकीकरण करना और विपणन को बढ़ावा देना। थर्ड है अन्य वित्तीय संस्था की कार्यप्रणाली के समन्वय, विनियमन और पर्यवेक्षण के साथ उद्योग के लिए सावधि वित्त के शिस्त संस्था के रूप में सेवा देना। फोर्थ है औद्योगिक उपक्रमों को विशेषकर उन परिस्थितियों में मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि की ऋण सहायता प्रदान करना जिसमें बैंकिंग सुविधा अनुपयुक्तों या पूंजी बाजार के प्रति संसाधन दुस्साध्य हों। तो आंसर रहेगा 62 का फोर्थ। औद्योगिक उपक्रमों को विशेषकर उन परिस्थितियों में मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि के ऋणों की सहायता प्रदान करना जिसमें बैंकिंग सुविधा अनुपयुक्त हो और पूंजी बाजार के प्रति संसाधन दुस्साध्य हो। क्वेश्चन नंबर 63 है सूची सेकंड की मदों को सूची फर्स्ट की मदों से सम्मिलित करें और सही कोड को इंगित करें। फर्स्ट है सावधि वित्त, सेकंड है पुनर्वित्त, थर्ड सी है वित्तीय समावेशन, फोर्थ है जोखिम पूंजी। तो 63 का आंसर रहेगा थर्ड। ए से रिलेटेड होगा फोर्थ। सावधि वित्त रिलेटेड है संयंत्र एवं उपकरणों की विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए उधार देने वालों को वित्त प्रदान करना। और बी रिलेटेड रहेगा थर्ड से पात्र संस्थाओं को औद्योगिक कंपनियों के प्रति उनकी ऋणों के लिए पुनर्वित्त प्रदान करना। सी रिलेटेड रहेगा सेकंड से। वित्तीय समावेशन रिलेटेड है वंचित एवं अल्प आमदनी समूहों के बड़े वर्गों के किफायती लागत पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने। डी रिलेटेड है किससे? जोखिम पूंजी रिलेटेड है प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक अनुप्रयोग विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए नई मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को वित्त देना। क्वेश्चन नंबर 64 है एक निर्यात प्रोसेसिंग जोन मुक्त व्यापार जोन से अलग होता है क्योंकि यह प्रधानतया निर्यात को समर्पित इकाइयों को बढ़ावा देता है। आर रिलेटेड है मुक्त व्यापार जोन में आयातित वस्तुएं उसी रूप में बिना किसी प्रोसेसिंग की पुनर्निर्यातित की जा सकती है, लेकिन एक ईपीजेड में इकाइयों द्वारा निर्यातित वस्तुओं से निर्माण प्रोसेसिंग द्वारा कुछ मूल्य संवर्धन की अपेक्षा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर रहेगा 1। ए सही है लेकिन आर ए से की सही व्याख्या है। निर्यात प्रोसेसिंग जोन मुक्त व्यापार जोन से अलग होता है क्योंकि यह प्रधानतया निर्यात को समर्पित इकाइयों को बढ़ाता है। एंड मुक्त व्यापार जोन में आयातित वस्तुएं उसी रूप में बिना किसी प्रोसेसिंग के पुनः निर्यातित की जा सकती है, लेकिन एक ईपीजेड में इकाइयों द्वारा निर्यातित वस्तुओं से विनिर्माण प्रोसेसिंग द्वारा कुछ मूल्य संवर्धन की अपेक्षा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 है सूची सेकंड की मदों को कृषि व्यापार के उदारीकरण से संबंधित सूची फर्स्ट की मदों से सम्मिलित करें। फर्स्ट है प्रशुल्कीकरण, सेकंड है निषिद्ध आर्थिक सहायता, सी है कार्रवाई योग्य आर्थिक सहायता, डी है गैर कार्रवाई योग्य आर्थिक सहायता। तो फर्स्ट आंसर रहेगा 65 का थर्ड, यानी कि ए रिलेटेड है किससे? थर्ड से। प्रशुल्कीकरण रिलेटेड है मौजूदा गैर प्रशुल्क प्रतिबंधों का प्रतिस्थापन, और बी रिलेटेड है सेकंड से। निश्चित आर्थिक सहायता रिलेटेड है ये वे ऐसी वस्तुओं पर काम करते हैं जो निर्यात निष्पादन पर अवलंबित है। एंड सी रिलेटेड है फर्स्ट से। कार्रवाई योग्य आर्थिक सहायता रिलेटेड है उनका अन्य सदस्य देशों पर व्यक्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और डी रिलेटेड है फोर्थ से।
गैर कार्रवाई योग्य आर्थिक सहायता रिलेटेड है वंचित क्षेत्रों में औद्योगिक अनुसंधान के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 66 है, सूची सेकंड की मदों का WTO प्रभाव के संबंध में सूची फर्स्ट की मदों के साथ सम्मिलित करें। ए है NAMA, बी है GATSS गेट्स गेट्स, सी है TRIM स्ट्रीम्स, एंड डी है TRIPS स्ट्रिप्स। तो आंसर रहेगा 66 का थर्ड, यानी कि NAM में रिलेटेड है किससे? औद्योगिक वस्तुएं, कपड़े, आभूषण, मत्स्य और मत्स्य की उत्पाद विनिर्माण उद्योग शामिल है। एंड बी में थर्ड गेट्स रिलेटेड है वस्तुएं सेवाओं में व्यापार का उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। एंड सी रिलेटेड है ट्रिम्स रिलेटेड है किससे? अंतरराष्ट्रीय निवेशों का उदारीकरण। एंड डी रिलेटेड है ट्रिप्स रिलेटेड है फोर्थ से बौद्धिक संपदा के स्वामियों का एकाधिकारी शक्ति प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 67 है, सही या गलत होने के बारे में सही कोड को इंगित करे। कथन भुगतान संतुलन के चालू पूंजीगत खातों में दर्ज किए गए सौदों के प्रकार से संबंधित है। फर्स्ट है, पूंजीगत खातों में केवल दीर्घावधि पूंजीगत सौदे समाहित होते हैं। सेकंड, चालू खाते में वे सभी सौदे सम्मिलित होते हैं जो राष्ट्रीय आय को बढ़ाते हैं या उसका उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा 67 का फोर्थ। कथन ए गलत है जबकि कथन सेकंड सही है। पूंजीगत खाते केवल दीर्घावधि पूंजीगत सौदों में समाहित होते हैं। कथन सेकंड क्या है? चालू खाते में वे सभी सौदे सम्मिलित होते हैं जो राष्ट्रीय आय को बढ़ाते हैं या इसका उपयोग करते हैं। तो कथन सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित कथनों के सही अथवा गलत होने से संबंधित सही कोड का चयन करें। फर्स्ट, अंतरराष्ट्रीय तरलता में केवल अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधि समाहित होती है। कथन सेकंड है, अंतरराष्ट्रीय तरलता में अंतरराष्ट्रीय सौदों के निपटान के लिए केवल स्वर्ण की आधिकारिक धारणा विदेशी विनिमय STR और IMF में उपलब्ध आरक्षितों स्थिति सम्मिलित होती है। तो 68 का आंसर रहेगा फोर्थ। फर्स्ट गलत है, अंतरराष्ट्रीय तरलता में केवल अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधि समाहित है, जबकि कथन सेकंड सही है। अंतरराष्ट्रीय तरलता में अंतरराष्ट्रीय सौदों के निपटान के लिए केवल स्वर्ण के आधिकारिक धारणा विदेशी विनिमय STR और IMF में उपलब्ध आरक्षित स्थिति सम्मिलित होती है। तो सही है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 69 है, तुलनात्मक लागत सिद्धांत सूची सेकंड की मदों का सूची फर्स्ट की मदों के साथ सम्मिलित करें और सही कोड का चयन करें। फर्स्ट है तुलनात्मक लागत सिद्धांत, बी है विकल्प लागत सिद्धांत, सी है कारक अक्षय निधि सिद्धांत, डी है पूर्ण लागत सिद्धांत। तो आंसर रहेगा इसका 69 का सेकंड। ए से तुलनात्मक लागत सिद्धांत की थ्योरी दी थी डेविड रिकार्डो ने। डेविड ने तुलना की थी। और विकल्प लागत सिद्धांत की थ्योरी दी थी किसने? सेकंड ने, गोटफ्राइड हाबरलैंड। सी रिलेटेड है फोर्थ से कारक अक्षय निधि सिद्धांत है एलिकल्चर एवं बार्टिल ओहलिन से। डी रिलेटेड है फर्स्ट से एडम स्मिथ से।
निम्नलिखित में कौन सा विश्व बैंक के उधार देने के प्रचालनों के संबंध में उनका सही मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है? फर्स्ट है ऋणों की पुनर्अदायगी संभावनाओं का उपयुक्त आकलन। सेकंड है उधार किए जाने वाला केवल ऐसी विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए होना चाहिए जो आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से ठोस हो, उच्च प्राथमिकता वाली प्रकृति की हो। थर्ड है उधार दिया जाना इसलिए होना चाहिए कि एक देश परियोजना लागत की विदेशी मुद्रा संगठन को पूरा कर ले। और फोर्थ है बैंक उधार लेने वाले देश से अपेक्षा करता है कि वे एक खास देश में ऋण का खर्च करे। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होगा फोर्थ। बैंक उधार लेने वाले देश से अपेक्षा करता है कि वे खास देश में ऋण को खर्च करे। तो आंसर रहेगा इसका फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 71 है एक प्रतिभूति का कुल प्रत्याय निम्नलिखित के बराबर होता है। फर्स्ट है आवधिक रोकड़ प्राप्तियां प्लस पूंजीगत लाभ अपॉन प्रतिभूति का क्रय मूल्य। सेकंड है आवधिक रोकड़ प्राप्तियां प्लस पूंजीगत लाभ अपॉन प्रतिभूति का चालू बाजार मूल्य। थर्ड है आवधिक रोकड़ प्राप्तियां अपॉन प्रतिभूति का चालू बाजार मूल्य। फोर्थ है आवधिक रोकड़ प्राप्तियां माइनस पूंजीगत लाभ अपॉन प्रतिभूति का क्रय मूल्य। तो आंसर रहेगा इसका फर्स्ट आवधिक रोकड़ प्राप्तियां प्लस पूंजीगत लाभ अपॉन प्रतिभूति का क्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 72 है एक पोर्टफोलियो की जोखिम को निम्नलिखित में किसके द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है? फर्स्ट है दो ऐसी प्रतिभूतियों का सम्मिश्रण जिनके प्रत्याशित प्रत्याय में पूर्ण सकारात्मक सहसंबंध हो। सेकंड दो ऐसी प्रतिभूतियों का सम्मिश्रण जिसके प्रत्याशित प्रत्याय में पूर्ण नकारात्मक सहसंबंध हो। थर्ड है दो ऐसी प्रतिभूतियों का सम्मिश्रण जिनके प्रत्याशित प्रत्याय में आंशिक सकारात्मक सहसंबंध हो। फोर्थ है दो ऐसी प्रतिभूतियों का सम्मिश्रण जिनके प्रत्याशित प्रत्यायों में आंशिक नकारात्मक सहसंबंध हो। तो आंशिक 72 का आंसर रहेगा सेकंड दो ऐसी प्रतिभूतियों का सम्मिश्रण जिनके प्रत्याशित प्रत्याय में पूर्ण नकारात्मक सहसंबंध हो। क्वेश्चन नंबर 73 है एक प्रमाण पत्र जो अल्पकालीन असुरक्षित निगम्य ऋण का साक्ष्य प्रस्तुत करता है कहलाता है। फर्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सेकंड है शॉर्ट टर्म लोन सर्टिफिकेट, थर्ड है ट्रेजरी बिल्स, फोर्थ है कॉमर्शियल पेपर। तो 73 का आंसर रहेगा कॉमर्शियल पेपर। क्वेश्चन नंबर 74 है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ग्रे बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। सेकंड है ओटीसीआई मुख्य रूप से बड़े निवेशकों के लिए बनाया गया है। सी है पूंजी बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता प्राप्त है। डी है वह तरीका जिससे कि प्रतिभूति के दो अलग अलग बाजारों में मूल्यों के अंतर से उत्पन्न लाभ प्राप्त करने हेतु अपनाया जाता है अंतरपणन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर रहेगा फर्स्ट ए बी एंड सी असत्य है। यानी कि सत्य कौन सा वह तरीका जिससे कि प्रतिभूति के दो अलग अलग बाजारों में मूल्यों के अंतर से उत्पन्न लाभ प्राप्त करने हेतु अपनाया जाता है अंतरपणन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है निम्नलिखित में कौन सा कथन है सत्य है? सही कोट बताइए। फर्स्ट है पहली बार किसी कंपनी द्वारा निर्मित अंश पूंजी को साहसिक पूंजी कहा जाता है। फर्स्ट से बी है भारत में सभी साहसिक पूंजी कोषों का प्रवर्तन सरकार द्वारा किया जाता है। सी है साहसिक पूंजीपति सहायता प्राप्त संस्थाओं को पूंजी के अतिरिक्त प्रबंधकीय एवं तकनीकी सहायता से भी प्रदान करते हैं। एंड डी रिलेटेड साहसिक पूंजी वित्तीयन से केवल दीर्घकालीन में ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर रहेगा सेकंड ए और बी। पहली बार किसी कंपनी द्वारा निर्मित
अंश पूंजी को साहसिक पूंजी कहा जाता है। भारत में सभी साहसिक पूंजी कोषों का प्रवर्तन सरकार द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, सेकंड है, ए है तरलता जोखिम, बी है व्यवसायिक जोखिम, सी है वित्तीय जोखिम, डी है मुद्रास्फीति जोखिम। तो आंसर रहेगा इसका 76 का फोर्थ, यानी कि ए रिलेटेड है थर्ड से। तरलता जोखिम रिलेटेड है समय पर देयों का भुगतान करने की अक्षमता से संबंधित जोखिम। एंड बी रिलेटेड है फोर्थ से, बी रिलेटेड है फोर्थ से। व्यवसायिक जोखिम रिलेटेड है किससे? लाभों में उच्चावचन से संबंधित जोखिम। एंड सी रिलेटेड है सेकंड से, फर्म के पूंजी ढांचा से संबंधित जोखिम। एंड डी रिलेटेड है किससे? आय की क्रय शक्ति से संबंधित जोखिम। क्वेश्चन नंबर 77 है, कथन फर्स्ट है, किसी सेवा लाभ के लिए गैर या व्यापारिक संदर्भ में के लिए वितरण तंत्र के प्रारूप को तैयार करने के लिए केवल उन पक्षकारों का चयन जिनके माध्यम से स्वामित्व गुजरेगा शामिल होता है। कथन सेकंड, अधिकांश सेवाओं के लिए स्वामित्व चैनल लंबे तथा काफी जटिल होते हैं क्योंकि इनमें अलग अलग न होने वाले गुण होते हैं। थर्ड है, छोटे चैनलों का तात्पर्य साधारणतः विक्रेता के भाग पर अधिक नियंत्रण होने से होता है। तो आंसर रहेगा 77 का थर्ड। क्वेश्चन दोनों ही सही नहीं है, ये दोनों ही क्या है, गलत है। कथन फर्स्ट क्या कहते हैं, किसी सेवा के लिए वितरण तंत्र के प्रारूप को तैयार करने के केवल उन पक्षकारों का चयन जिनके माध्यम से स्वामित्व से गुजरेगा शामिल होता है। सेकंड, अधिकांश सेवाओं के लिए स्वामित्व चैनल लंबे तथा काफी जटिल होते हैं क्योंकि उनमें अलग न होने वाले गुण होते हैं। तो दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 78 है, विभिन्न विषयों के समंकों का विशाल संग्रह जिससे विभिन्न प्रकार के आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से फर्म के उपयोग या इनके ग्राहकों के उपयोग के लिए एकत्रित किया गया है को कहते हैं। फर्स्ट, डाटाबेस, सेकंड डाटा वेयरहाउस, थर्ड है डाटा माइनिंग, फोर्थ है MIS। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर रहेगा सेकंड, डाटा वेयरहाउस। क्वेश्चन नंबर 79 है, गैस स्टोर रिटेलिंग का एक रूप जिसमें उपभोक्ताओं से विज्ञापन के द्वारा संपर्क स्थापित करते हैं तथा बदले में उपभोक्ता रिटेल स्टोर पर जाए बिना उत्पादों को खरीदते हैं को प्रत्यक्ष विक्रय कहते हैं। कथन सेकंड है, गैस स्टोर रिटेलिंग का एक रूप है जिसके अंतर्गत विक्रेता और उपभोक्ता के मध्य रिटेल स्टोर से संबंधित स्थापित किया जाता है को प्रत्यक्ष विपणन कहते हैं। तो 79 का आंसर रहेगा फोर्थ। दोनों ही कथन सत्य नहीं है। गैस स्टोर रिटेलिंग का एक रूप जिसमें उपभोक्ताओं से विज्ञापन के द्वारा संपर्क स्थापित करते हैं तथा बदले में उपभोक्ता रिटेल स्टोर पर जाए बिना उत्पादों को खरीदते हैं को प्रत्यक्ष विक्रय कहते हैं। यह भी गलत है। गैस स्टोर रिटेलिंग का एक रूप है जिसके अंतर्गत विक्रेता एवं उपभोक्ता के मध्य रिटेल स्टोर से दूर संबंध साबित किया जाता है को प्रत्यक्ष विपणन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, विपणन प्रक्रिया की एक श्रेणी में आने वाले 34% उपभोक्ता किसी सामाजिक तंत्र में एक औसत अनुकूल से पहले किसी नवरचना को स्वीकार करने के लिए तत्पर होते हैं। ये उपभोक्ता सामाजिक एवं आर्थिक पैमाने पर औसत से अधिक होते हैं। विज्ञापनों एवं विक्रय व्यक्तियों पर कुछ हद तक विश्वास करते कहलाते हैं। फर्स्ट है पूर्व अनुकूलक, सेकेंड है पूर्व बहुलता, थर्ड है विलंब
विलंबित बहुलता, फोर्थ है विलंबित अनुकूलक। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर रहेगा सेकंड, पूर्व बहुलता। क्वेश्चन नंबर 81 है जीई व्यापार मॉडल को निम्नलिखित में किन मापदंडों की पर व्याख्या की गई है? फर्स्ट है बाजार आकर्षण एवं व्यवसाय स्थिति, सेकंड है व्यवसाय आकर्षण एवं बाजार स्थिति, थर्ड है उद्योग वृद्धि एवं कंपनी का बाजार में यश, फोर्थ है कंपनी की वृद्धि दर एवं उद्योग की स्थिति। तो आंसर रहेगा फर्स्ट, बाजार आकर्षण एवं व्यवसाय स्थिति। क्वेश्चन नंबर 82 है क्रेताओं के द्वारा विपणन प्रक्रिया हेतु अदायगी करने के लिए विक्रेता द्वारा क्रेताओं को दी गई कीमत सूची में से छूट प्रदान करने को कहते हैं? फर्स्ट है व्यापारिक छूट, सेकंड है वृत्तिमूलक छूट, थर्ड है नगद छूट, फोर्थ है व्यापार छूट एवं वृत्तिमूलक छूट दोनों। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर रहेगा फोर्थ, व्यापार छूट एवं वृत्तिमूलक छूट दोनों। क्रेताओं के द्वारा विपणन प्रक्रिया हेतु अदायगी करने के लिए विक्रेता द्वारा क्रेताओं को दी गई कीमत सूची में से छूट प्रदान करने को व्यापार छूट एवं वृत्तिमूलक छूट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है कार्मिक प्रबंधन तथा मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित सूची सेकंड के तथ्यों का मिलान सूची फर्स्ट के तथ्यों से करें तथा ठीक मूल के कूट का चयन करें। फर्स्ट है पीएम का केंद्रीय लक्ष्य, सेकंड है एचआरएम का केंद्रीय लक्ष्य, सी है पीएम का दर्शन, डी है एचआरएम का दर्शन। तो आंसर रहेगा इसका 83 का थर्ड, ए का फोर्थ। पीएम का केंद्रीय लक्ष्य रिलेटेड है लोगों को नियंत्रित करके लाभ का अधिकतमीकरण करना। बी का फर्स्ट, एचआरएम का केंद्रीय लक्ष्य रहेगा लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए प्रेरित करने वाले विकासात्मक अभिवृद्धि। एंड सी रिलेटेड है सेकंड से, पीएम का दर्शन प्रबंध के क्रियाशील क्षेत्र के रूप में व्याहत है। एंड डी रिलेटेड है थर्ड से, एचआरएम का दर्शन मानवीय प्रबंधन के रूप में व्याहत है। क्वेश्चन नंबर 84 है निम्नलिखित कथनों के ठीक अथवा गलत होने के बारे में सही कूट का चयन कीजिए। फर्स्ट है रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन विशिष्ट सांगठनिक अभिप्रायों पर लक्षित होता है, जबकि मानव संसाधन रणनीतियां केवल दीर्घकालीन विषयों पर केंद्रित होती है। सेकंड है रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन समष्टिगत चिंताओं जैसे निर्मित और संस्कृति पर केंद्रित होता है, जबकि मानव संसाधन रणनीति सौंपे गए विशिष्ट विषयों पर केंद्रित होती है। थर्ड है मानव संसाधन रणनीतिक निर्णय रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन से व्युत्पन्न होते हैं। 84 आंसर रहेगा सेकंड। कथन सेकंड तथा थर्ड ठीक है, जबकि कथन गलत है। ये ठीक है एंड ये गलत है। कथन सेकंड क्या कहता है? रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन समष्टिगत चिंताओं जैसे निर्मित और संस्कृति पर केंद्रित हो जाता है, जबकि मानव संसाधन रणनीति सौंपे विशिष्ट विषयों पर केंद्रित होता है। मानव संसाधन रणनीतिक निर्णय रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन से व्युत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित में कौन सा कूट निष्पादन प्रबंधन तंत्र के पद बार्स के विशिष्ट रूप का निरूपण करता है? फर्स्ट है बिजनेस अप्रेजल एंड रेटिंग सिस्टम, सेकंड है बैलेंस असेसमेंट रिव्यूइंग स्कोर कार्ड, थर्ड है बिहेवियरली अकॉर्डिंग रेटिंग स्केल, फोर्थ है बेंचमार्किंग अप्रेजल रिव्यूइंग स्ट्रेटेजी। तो आंसर रहेगा 85 का थर्ड, बिहेवियरली अकॉर्डिंग रेटिंग स्केल्स। क्वेश्चन नंबर 86 है
इन प्रशिक्षण के संबंध में सेकंड सूची सेकंड के मदों का सूची फर्स्ट के मदों से मिलान कीजिए तथा ठीक मेल के कूट का चयन करें। फर्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा, सेकंड है शिक्षण शास्त्र, सी है अंतिमेवास, डी है प्रशिक्षण बाधाएं। तो आंसर रहेगा इसका 86 का थर्ड। प्रौढ़ शिक्षा रिलेटेड है किससे? वयस्कों को प्रशिक्षित करने की कला तथा विज्ञान। एंड बी शिक्षण शास्त्र रिलेटेड है किससे? अनुदेशों की शैलियों या रणनीतियां। एंड सी रिलेटेड है किससे? अंतिम व्यवहार रिलेटेड है किससे? अंतिम ज्ञान सतह जिसके साथ प्रशिक्षु प्रशिक्षण सत्र छोड़ता है। एंड डी रिलेटेड है किससे? प्रशिक्षण बाधाएं रिलेटेड है प्रशिक्षण की प्रतिबद्धता का अभाव तथा प्रशिक्षण के संसाधनों की कमी। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में कौन सा क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन के सिद्धांत के रूप में मान्य नहीं है? फर्स्ट है किसी उद्यम को विविध कार्य आवश्यकताओं के सापेक्ष विभेदक वेतन सत्रों के निर्धारण के लिए स्पष्ट योजना रखनी चाहिए। सेकंड है लोगों और कार्यों के बीच कभी घालमेल नहीं किया जाना चाहिए। सी थर्ड है क्षतिपूर्ति तंत्र की अभिकल्पना समय समय पर प्रदर्शित व्यक्तिगत कौशल के समनुरूप व्यक्तिपरकता के साथ की जानी चाहिए। फोर्थ है मजदूरी वेतन संबंधी शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया सुनिर्धारित होनी चाहिए। 87 का आंसर रहेगा थर्ड। क्षतिपूर्ति तंत्र की अभिकल्पना समय समय पर प्रदर्शित व्यक्तिगत कौशल के समनुरूप व्यक्तिपरकता के साथ की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88 है औद्योगिक संबंधों के बारे में सूची सेकंड के पदों का मिलान सूची फर्स्ट के पदों से कीजिए और सही मेल के कूट का चयन कीजिए। ए है स्वस्थ श्रमिक प्रबंधन संबंध, सेकंड है औद्योगिक शांति कानून, सी है औद्योगिक लोकतंत्र, 4D है राष्ट्रीय श्रम आयोग। 88 का आंसर रहेगा फर्स्ट। स्वस्थ श्रमिक प्रबंधन संबंध है किससे? स्वैच्छिक मध्यस्थता तथा उत्तरदायी श्रम संगठन से रिलेटेड है। एंड बी रिलेटेड है किससे? फर्स्ट से। औद्योगिक शांति औद्योगिक विवाद अधिनियम से रिलेटेड है। औद्योगिक लोकतंत्र रिलेटेड है किससे? प्रबंध में कार्मिकों की भागीदारी। एंड डी रिलेटेड है सेकंड राष्ट्रीय श्रम आयोग 1969 रिलेटेड है किससे? शिकायत प्रक्रिया का निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 89 है हाल के वर्षों में निम्नलिखित में कौन सा देश भारतवर्ष में विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत रहा है? फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड जापान, थर्ड चाइना, फोर्थ मॉरिशस। तो 89 का आंसर रहेगा फोर्थ मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 90 है भारत सरकार द्वारा घरेलू बाजार को विदेशी प्रतिभागियों के लिए धीमे धीमे खोलती रही है। आर है विदेशी प्रतिभागियों को भारतीय खुदरा बाजार में मुक्त विचरण की अनुमति देना सदैव ही गर्म राजनीतिक चर्चा का विषय रहा है। तो आंसर रहेगा इसका 90 का सेकंड। ए OMR दोनों सही है परंतु ए का आर सही विचरण नहीं है। AR दोनों सही है। भारत सरकार घरेलू बाजार को विदेशी प्रतिभूतियों के लिए धीमे धीमे खोलती रही है। एंड आर है विदेशी प्रतिभोगियों को भारतीय खुदरा बाजार में मुक्त विचरण की अनुमति देना सदैव ही गर्म राजनीतिक चर्चा का विषय रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 है निम्नलिखित कथनों के सही अथवा गलत होने से संबंधित सही कूट का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट है एक वैश्विक निक्षेपागार प्राप्ति GDR एक
बैंक प्रमाण पत्र है जिसका निर्माण एक से ज़्यादा देशों में एक विदेशी कंपनी में अंशों के लिए किया जाता है। सेकंड है एक जीडीआर अमेरिकन निक्षेपा कर प्राप्ति के बहुत समान है। कथन थर्ड है जीडीआर को तब ईडीआर कहा जाता है जब निजी बाजार यूरो प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो 91 का आंसर रहेगा फर्स्ट। आंसर रहेगा फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड सही है। एक वैश्विक निक्षेपागार प्राप्ति जीडीआर एक बैंक प्रमाण पत्र है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, जिसका निर्माण एक से ज्यादा देशों में एक विदेशी कंपनी में अंशों के लिए किया जाता है। ठीक है। सेकंड है एक जीडीआर अमेरिकन निक्षेपागार प्राप्ति के बहुत समान है जीडीआर। थर्ड है जीडीआर को तब ईडीआर कहा जाता है जब निजी बाजार यूरो प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है दिसंबर 99 में यूरोपियन कमीशन के सदस्यों ने एक समान मुद्रा यूरो को स्वीकार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है रोम का समझौता, सेकंड है मैस्ट्रिच का समझौता, थर्ड है लिस्बन का समझौता, फोर्थ है लंदन का समझौता। तो आंसर रहेगा इसका सेकंड, मैस्ट्रिच का समझौता है। इसमें डाउट है, चेक कर लेना। 93rd निम्नलिखित कथनों के सही अथवा गलत होने से संबंधित सही कोट का चयन कीजिए। फर्स्ट है कीमत का नियम यह बतलाते कि परिवहन लागत एवं व्यापार की बाधाओं से मुक्त प्रतिस्पर्धी बाजार में विभिन्न देशों में बेची जाने वाली समान वस्तुएं एक समान कीमतों पर बेची जानी चाहिए जबकि उनका कीमत समान मुद्रा में दर्शाई गई हो। सेकंड है व्यापार बाधाओं के समान एक दक्ष बाजार में वस्तु एवं सेवाओं के मुक्त परिवहन में कोई बाधा नहीं होती है। 93rd का आंसर रहेगा इसका थर्ड। दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड सही है। एक कीमत का नियम यह बतलाता है कि परिवहन लागत एवं व्यापार की बाधाओं से मुक्त प्रतिस्पर्धी बाजार में विभिन्न देशों में बेची जाने वाली समान वस्तु एक समान कीमतों पर बेची जानी चाहिए जबकि उनकी कीमत समान वस्तु मुद्रा में दर्शाई गई हो। सेकंड है व्यापार बाधाओं के समान एक दक्ष बाजार में वस्तु एवं सेवाओं के मुक्त प्रवाह में कोई बाधा नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 94 से पेटेंट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है एक पेटेंट किसी खोज जो नई अप्रकट एवं उपयोगी है को दिया गया कानूनी रक्षण है। सेकंड है पेटेंट धारक को पेटेंट कृत वस्तु एवं प्रक्रियाओं का उपयोग करने का या उससे बेचने का अनन्य अधिकार पेटेंट द्वारा प्राप्त होता है। थर्ड है पेटेंट प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य पेटेंट धारक को लाभ पहुंचाना होता है। फोर्थ है भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 को संशोधित किया गया एवं 1 जनवरी 2005 से प्रभावित बनाया गया। तो आंसर रहेगा 94 का थर्ड। पेटेंट प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य पेटेंट धारक को लाभ पहुंचाना होता है। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में कौन सा एक आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कृषि आय। फर्स्ट कृषि भूमि के संबंध में बकाया किराए पर ब्याज। सेकंड है किसी साहूकार द्वारा कृषि उत्पाद के रूप में प्राप्त किया गया ब्याज। थर्ड है जंगल में स्वतः उगे पेड़ों जिन पर सिर्फ वानिकी क्रियाएं ही संपन्न की गई के विक्रय से ब्याज। फोर्थ है किसी क्रिया में संलग्न फर्म से किसी साझेदार द्वारा प्राप्त किया गया पूंजी पर ब्याज। 95 का आंसर रहेगा फोर्थ। किसी क्रिया में संलग्न फर्म किसी साझेदार द्वारा प्राप्त किया गया पूंजी पर ब्याज। क्वेश्चन नंबर 96 है आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत हाथसार करने के उद्देश्य से संपत्तियों के ब्लॉक से हास्य होता है। फर्स्ट है
पश्चात समस्त संपत्तियों का मूल्य। सेकंड है हाथ चार्ज करने के पश्चात समस्त मूर्त संपत्तियों का मूल्य। थर्ड है उन सभी संपत्तियों का मूल्य जिन पर हाथ की एक ही दर लागू होती है। फोर्थ है संचित हाथ घटाने के बाद मशीनरी एवं प्लांट का सकल मूल्य। तो आंसर रहेगा इसका थर्ड, उन सभी संपत्तियों का मूल्य जिन पर ह्रास की एक ही दर लागू होती है। तो क्वेश्चन नंबर 97 से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(c) के अनुसार अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त क्षतिपूर्ति को अधिकतम कर मुक्त सीमाएं। फर्स्ट है 1 लाख, सेकेंड है 2.50 लाख, थर्ड है 5 लाख, फोर्थ है 10 लाख। तो 97 का आंसर रहेगा थर्ड, ₹5 लाख। 98 फर्म के कर निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1902 के अंतर्गत बनाई गई समस्त साझेदारी फर्म का कर निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत फर्म के रूप में किया जाता है। सेकंड है फर्म की आय बिना किसी छूट के 30% की समान दर से कर योग्य होती है। थर्ड है फर्म की लागत आय में साझेदार के हिस्सों की आय साझेदार के हाथों में कर योग्य नहीं होती। फोर्थ है फर्म के साझेदारों को दिया गया पारिश्रमिक वैधानिक सीमा के अंतर्गत कटौती योग्य होता है। आंसर रहेगा फर्स्ट। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत बनाई गई समस्त साझेदारी फर्मों का कारण निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत फर्म के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है कंपनियों के अतिरिक्त अन्य करदाताओं के लिए अग्रिम कर भुगतान के प्रथम किस्त की देय तिथि होती है। कंपनियों के अतिरिक्त अन्य करदाताओं के लिए अग्रिम कर भुगतान के प्रथम किस्त की देय तिथि होती है 99 का सेकेंड 15 जून होती है कंपनियों के अतिरिक्त। क्वेश्चन नंबर 100 है निम्नलिखित मद में कौन सा एक व्यवसाय तथा पेशे से व्यवसाय की गणना में कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाता। फर्स्ट है साझेदारी से लेख तैयार करने हेतु वकील को दी गई फीस। सेकंड है किसी कर्मचारी द्वारा किए गए गबन के कारण हुई हानि। थर्ड है व्यवसायिक भवन की सुरक्षा हेतु दिया गया कानूनी व्यय। फोर्थ है नए टेलीफोन को इंस्टॉल करने में व्यय। तो आंसर रहेगा इसका फर्स्ट, किसी साझेदारी से लेख तैयार करने हेतु वकील को दी गई फीस। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ये था हमारा कॉमर्स नेट का सेकंड पेपर। थैंक यू सो मच।